2023-24 की कुछ प्रमुख योजनाओं को हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में रहेंगी। कुछ योजनाओं को तो बजट में घोषित किया गया था और कुछ उसके पहले की योजनाएं हैं। पहली योजना है प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव यह क्या है? प्रोजेक्ट उद्भव यह सेना द्वारा शुरू किया गया है, भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके साथ मिलकर? भारतीय सेना से संबंधित ही एक इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भारतीय सेना मिलकर इसे शुरू किया है। इसमें करना क्या है कि जो प्राचीन पुस्तकें हैं हमारी, जो प्राचीन भारत के युद्ध कौशल थे, उन पुस्तकों में, उन ग्रंथों में जो युद्ध कौशल, युद्ध रणनीति और कूटनीति का जो उल्लेख किया गया है उसका अध्ययन करना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के युद्ध कौशल, रणनीतियों और कूटनीतियों का अध्ययन करना है और देखना है कि वो आज हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं और उन्हें अपने युद्ध कौशल में शामिल करना है। ठीक, तो भारतीय सेना इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से यह अध्ययन करेगी, प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करेगी। उन ग्रंथों में जो युद्ध कौशल का वर्णन किया गया है, जो कूटनीति का वर्णन है, जिन रणनीतियों का वर्णन है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें विभिन्न युद्ध शैलियों का वर्णन किया गया है और साथ में राजा की सुरक्षा संबंधी विभिन्न रणनीतियों की बात की गई है। तो वैसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाएगा। यह जो इंस्टीट्यूशन है, इसका गठन ब्रिटिश काल में 1870 में हुआ था। इसका मुख्यालय इस समय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, दूसरा जो मेरा युवा भारत, दूसरा जो योजना है, दूसरी जो अभियान है वो है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी कल्पना की गई है। मेरा युवा भारत यह जो है, इसको 15 अक्टूबर 2023 को मंत्रिमंडल ने इस संदर्भ में फैसला किया और 31 अक्टूबर 2023 से इसे लागू किया गया। 31 अक्टूबर 2023 से मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी कल्पना की गई है और इसे फिजिटल कहा जा रहा है। फिजिटल का मतलब है कि फिजिकल और डिजिटल दोनों रूपों में यह उपलब्ध है। युवाओं के विकास और उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करना है और उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है। किसके? सरकारी नीतियों के नियंत्रण में रहकर, सरकारी नीतियों के अधीन युवा इस माध्यम से, इस स्वायत्त निकाय के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। विभिन्न अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। जो व्यक्तिगत तो संपर्क करते थे, अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से वह अपने कौशल का विकास कर सकते हैं, समुदाय का नेतृत्व कर सकते हैं। और इसमें ये कल्पना की गई है कि युवा जो कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बना हुआ है, उसे सक्रिय संचालक बनाया जाए। युवा जो क्या है, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बना हुआ है, उसे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता जो बना हुआ है उसे क्या बनाया जाए? सक्रिय संचालक बनाया जाए। उसकी निष्क्रियता को समाप्त किया जाए और ऐसा इस प्रकार से उसका विकास किया जाए जिससे कि वह समुदाय का नेतृत्व कर सके, विभिन्न प्रकार के उद्यमों में शामिल हो सके। 31 अक्टूबर 2023 यह तिथि क्यों चुनी गई? क्योंकि यह तिथि जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और इस दिन पंडित जो लौह पुरुष हैं वल्लभ भाई पटेल, उनकी ये जयंती है। 31 अक्टूबर 2023 को उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन इसे लागू किया गया, इसे जारी किया गया। युवा जो विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियों में जो उनका झुकाव हो जाता है, उससे युवाओं को मोड़ा जाए, उनकी शक्ति का, उनकी जो ऊर्जा का प्रयोग है वो भारत के विकास में किया जाए, भारत की एकता में किया जाए, इसलिए इसे शुरू किया गया है। अब तीसरा
तीसरी जो योजना है नव भारत साक्षरता अभियान, तीसरा जो अभियान है वो है नव भारत साक्षरता अभियान। नव भारत साक्षरता अभियान, नव भारत साक्षरता अभियान में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि 15 वर्ष से ऊपर, 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग निरक्षर हैं, जो निरक्षर हैं इन्हें साक्षर बनाया जाए, साक्षर बनाना, इन्हें बुनियादी शिक्षा देना, बुनियादी शिक्षा देना, सतत शिक्षा से इन्हें जोड़ना, सतत शिक्षा से इन्हें जोड़ना। और इसके लिए एनसीईआरटी का एक दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप है। इस ऐप पर इनके सारे जो पुस्तकें हैं, सारे जो इनके सीखने के जो भी उपकरण हैं, जो भी किताबें हैं, वो सब दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो डिजिटली वो इसको सीख सकते हैं। और इनका ये लोग कौन हैं, इनका एक सर्वे किया जाएगा, प्रत्येक घर जाकर एक सर्वे किया जाएगा कि कौन से लोग निरक्षर हैं, उन्हें साक्षर बनाया जाए, उन्हें अंकों का ज्ञान उनको हो, अंक ज्ञान उन्हें दिया जाए। ठीक, तो नव भारत साक्षरता अभियान जो कि 23-24 में शुरू किया गया है। अब चौथा जो है वो है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो शिक्षा से संबंधित एक योजना है। इसमें कहा गया 7 वर्षों की यह योजना है, 7 वर्षों के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। और इसमें कहा गया है कि गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी लड़कियों को। गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय सहायता लड़कियों को इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, अगला प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, प्रधानमंत्री ई ड्राइव सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री ई ड्राइव सब्सिडी योजना, सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री ई ड्राइव सब्सिडी योजना। यह योजना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, जो ई वाहन है, उनके उत्पादन और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके पहले जो 2015 में फेम योजना थी, फेम योजना उसी का ये स्थान ली है। 2015 में जो फेम योजना शुरू की गई थी उसी का यह स्थान प्रधानमंत्री ई ड्राइव सब्सिडी योजना 2 वर्ष के लिए योजना शुरू की गई है। 2 वर्ष तक ये चलेगी, 2024 से 2026 तक। ठीक, अगली योजना अस्मिता परियोजना। अस्मिता परियोजना क्या है? अस्मिता परियोजना में कहा जा रहा है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, अस्मिता परियोजना, भारतीय भाषाएं, जो भारतीय भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं का विकास करना, इन भाषाओं को बढ़ावा देना, ये जो 22 भाषाएं हैं, इन भाषाओं को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं, ये जो 22 भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, और इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए किया जा रहा है कि 22,000, इन भाषाओं में 22,000 पुस्तकों को तैयार किया जा रहा है। इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए इन भाषाओं से संबंधित 22,000 पुस्तकों को प्रकाशित किया जा रहा है इसके तहत, इस योजना के तहत। अब कुछ योजनाएं जो हैं, जैसे कि एक प्रधानमंत्री द्वारा एक यात्रा शुरू की गई थी, और वह यात्रा, उस यात्रा में प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को उस यात्रा को शुरू किया था। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा,
यह प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने इसे शुरू कराया। प्रधानमंत्री ने इसे 15 नवंबर 2023 को शुरू कराया और बिरसा मुंडा के स्मृति से शुरू हुआ। और इसमें करना क्या है, इसमें भारत के विकसित होने के संदर्भ में जो भी उपेक्षित वर्ग है, वो उपेक्षित वर्ग यह देखना है कि वो सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। यानी कोई भी जो किसी न किसी कारण से अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित हुआ है, उसे वो सरकारी योजनाएं की सुविधा उपलब्ध कराना। यानी सरकारी योजनाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि जो भी उपेक्षित वर्ग हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं की आवश्यकता है उनके विकास के लिए, तो वो सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच जाए, यही इसका उद्देश्य है। इस यात्रा के दौरान ढेर सारे जो रसोई गैस कनेक्शन है वो दिए गए, आयुष्मान कार्ड बांटे गए, विभिन्न जो स्वास्थ्य जांच की जा रही है इस यात्रा के दौरान। ठीक, अब बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं। तो बजट तो हम लोग एक बार किए हैं, फिर एक बार उसका जो है रिवीजन कराएंगे बजट का। तो बजट में जो कुछ योजनाएं दी गई हैं उनको हम लोग एक एक करके देख लें जल्दी। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर से संबंधित एक योजना, पूर्वोदय एक योजना शुरू की गई है, बजट में शुरू करने की बात कही गई है। इसमें जो राज्य हैं, जिन राज्यों को शामिल किया गया है, पूरब के जो राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा राज्य कौन है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो राज्यों का नाम ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि पूर्वोदय में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये 5 राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इनके बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के विकास के लिए यह पूर्वोदय योजना शुरू करने की बात कही गई है। ठीक, दूसरा, एक बजट में कहा गया भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना पे बल दिया गया। भारत लघु भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना पे बल दिया गया है। ये भारत लघु रिएक्टर आखिर हैं क्या? ये भारत लघु रिएक्टर जो है कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है, कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है। जो बड़े परमाणु बिजली घर बनाए जाते हैं उनमें ज़्यादा खर्चा आता है, समय लगता है उनको बनाने में। तो छोटे छोटे जो 300 मेगावाट तक, अधिकतम 300 मेगावाट तक जिनसे बिजली प्राप्त की जा सकती है, उस प्रकार के छोटे उपकरण बनाए जाए जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में जो ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, तो उनको वहाँ भी स्थापना की जा सके और वहाँ से उनको बिजली प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में इसकी कल्पना की गई है। हालांकि बजट में इसकी बात की गई है, इसके पहले भी 16 इकाइयाँ भारत में कार्य कर रही हैं। सबसे पहले जो लघु रिएक्टर स्थापित किया गया था वो रूस में स्थापित किया गया था। और इनकी टेक्नोलॉजी क्या है कि दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर तकनीक पे आधारित है। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर की जो तकनीक है वही इसमें तकनीक अपनाई जाती है। ठीक, तो बजट में कृषि के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। कृषि के संदर्भ में जो बातें कही हैं उसमें हम लोग कृषि वाली जो बातें हैं उसको देखें। 109 नई उपजों की बात कही गई है। कृषि में 109 नई किस्मों की बात की गई है। ये किस्में जो हैं 32 फसल और बागवानी से संबंधित होंगी। फसल और बागवानी से संबंधित 32 नई किस्में जारी की जाएंगी। और साथ में कहा गया है कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और साथ में
10,000 जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे और किसानों को प्राकृतिक कृषि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, इसके साथ ही दलहन तिलहन के संदर्भ में भी एक बात कही गई कि दलहन तिलहन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए और उसके वितरण को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। फिर दलहन तिलहन के संदर्भ में एक योजना बजट में ही शुरू करने की बात कही गई है। ठीक, और बजट में डिजिटलीकरण करने का, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात कही गई है। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करने की बात की गई है। संरचना तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत क्या होगा कि खेतों का जो डिजिटलीकरण होगा, फसलों का डिजिटलीकरण होगा, फसलों का सर्वेक्षण किया जा सकता है। खरीफ फसलों के सर्वेक्षण की बात कही गई है। ठीक, एमएसएमई के लिए कुछ बातें कही गई हैं कि एमएसएमई के संदर्भ में जो गारंटी की बात है, एमएसएमई लघु मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग है उसमें ऋण के संदर्भ में, ऋण गारंटी के संदर्भ में कि अब तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उसके लिए एक गारंटी निधि, स्वावित्त पोषण गारंटी निधि बनाई जाएगी। स्वावित्त पोषण गारंटी निधि, इसी के तहत ये गारंटियां एमएसएमई को उपलब्ध कराई जाएंगी। 100 करोड़ तक की गारंटी दे सकती है। ठीक, दूसरा बात कहा गया कि अगर तनाव अवधि में एमएसएमई को कुछ ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो एमएसएमई के जो ऋण जो मिलता था वो मुद्रा लोन जो मिलते हैं, इसमें 3 जो कैटेगरी है, एक शिशु लोन, शिशु किशोर और तरुण, शिशु किशोर और तरुण। तो शिशु में 50,000 तक लोन मिलता है, इसमें 50,000 से 5 लाख तक, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक, तो वो इकाइयाँ जो कि नियमित रूप से अपने ऋण, जो पहले ऋण ली हुई हैं, वो नियमित रूप से उसे चुकता कर रही हैं और संकट की स्थिति में है, तो उन इकाइयों को अब 20 लाख तक ऋण मिल सकता है। उन इकाइयों को अब 20 लाख तक ऋण मिल सकता है। ठीक, रोजगार के संदर्भ में कुछ बातें बजट में कही गई थी। रोजगार के संदर्भ में इंटर्नशिप की भी बात कही गई है। इंटर्नशिप की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को, जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं उसमें इंटर्नशिप दिया जाएगा। 5 वर्ष में कितना? 1 करोड़ युवाओं को, 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को 500 जो शीर्ष कंपनियां हैं उनमें उन्हें इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ में 5,000 रुपया प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता भी उन्हें मिलेगा और 6,000 रुपया एक मुश्त मिलेगा। जो इंटर्नशिप करेगा उसे 5,000 रुपया पर माह मिलेगा और साथ में 6,000 रुपया एक मुश्त उसे दिया जाएगा। कंपनियां इसके लिए क्या करेंगी? CSR, कंपनियां इस पे जो खर्चा आएगा ये तो सरकार देगी, अन्य जो खर्चे आएंगे उसके लिए अपने CSR का 10% इस पे प्रयोग कर सकते हैं। CSR क्या है? CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यानी कंपनियों को उनकी कोई सोशल जो रिस्पांसिबिलिटी है उसको निभाने के लिए यह 2014 से शुरू किया गया। 14 से कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया। किस प्रकार की कंपनियां? जिनका निवल मूल्य 500 रुपया, जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ या उससे अधिक है, जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ या उससे अधिक है, जिनका कुल कारोबार 1,000 करोड़ या उससे अधिक है, 1,000 करोड़ रुपया या उससे अधिक है, जिनका
कुल कारोबार है और जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़, जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक है, वो सारी कंपनियां इस CSR के दायरे में आएंगी। इसे जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो ये सारे लोग, ये सारी कंपनियां जो जिनका शुद्ध लाभ, इनमें से कोई तीनों या तीनों में से कोई भी उस दायरे में अगर कोई भी कंपनी आती है तो उसे CSR देना होगा। और CSR होगा कितना? शुद्ध लाभ जो है उसका 2%, शुद्ध लाभ का 2% कंपनियां सोशल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामाजिक कार्यों के संदर्भ में करेंगी, गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में करेंगी, जो विभिन्न जो रोग जैसे कोविड के संदर्भ में कंपनियों ने किया, इस प्रकार के रोगों के उन्मूलन के संदर्भ में करेंगी, शिक्षा के संदर्भ में करेंगी। ठीक, अब बजट में जो अन्य बातें कही गई उसमें रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं जो बजट से संबंधित है। एक, पहली बार जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उसे EPFO में उसके योगदान को सरकार उसका योगदान देगी और उसमें जो है 15,000 रुपया लाभ प्राप्तकर्ता के वेतन 15,000 रुपया 3 किस्तों में EPFO में सरकार द्वारा डाला जाएगा। जो कर्मचारी है वह उसका वेतन 1 लाख या उससे कम होगा, वही कर्मचारी इस सीमा में आएंगे। ठीक, EPFO की स्थापना 1952 में की गई थी। EPFO की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक, तो बजट में दूसरी जो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कर रहे हैं उनके लिए एक योजना की शुरुआत की गई है और नियोक्ताओं को सहायता भी सरकार इसके माध्यम से दे रही है। कौशल कार्यक्रम में कहा गया कि सरकार, राज्य और निजी, ये 3 क्षेत्रों को मिलाकर काम किया जाएगा और 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है और 1 लाख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन करना है। 1 लाख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करना है। एक बात जो लघु रिएक्टर के संदर्भ में हमने की थी, तो लघु रिएक्टर के संदर्भ में जो बात हुई थी उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि जो 1962 लघु रिएक्टर की जो बात कही गई थी, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बना था और इस अधिनियम में निजी क्षेत्र के प्रवेश को बाधित किया गया है। लेकिन लघु रिएक्टर के विकास, इसके लिए जो अनुसंधान है उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो निजी क्षेत्र को रिएक्टर परमाणु ऊर्जा में भागीदार बनाने की बात कही गई है, जो लघु रिएक्टर के संदर्भ में भारत लघु रिएक्टर के विकास की जो बात कही गई है। लेकिन परमाणु ऊर्जा अधिनियम में निजी क्षेत्र को बैन किया गया था परमाणु क्षेत्र में, लेकिन अब वो निजी क्षेत्र के लिए इसके अनुसंधान के संदर्भ में खोल दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग बजट की बात करेंगे कि बजट में और क्या क्या कहा गया है, तो उसकी बातें होंगी। तो ये कुछ योजनाएं थी जो 23-24 से संबंधित थी। अब एक योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा बजट में ही शुरू की गई थी आदिवासियों के संदर्भ में, और उस योजना के बाद PM आवास योजना शहरी 2 शुरू की गई है और साथ में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। यह योजना जो है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, यह सोलर पैनलों को लगवाने से संबंधित एक बिजली योजना है कि लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं और उससे उनको जो बचत होगी वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली इससे मिलेगी और वो उस जो शेष उनके उत्पादन से जो बिजली बचेगी, जो शेष बिजली होगी, वो वितरण कंपनियों को बेच सकते हैं। ठीक, सालाना 15 से 18,000 रुपया वो इससे अर्जित कर सकते हैं। यह एक योजना इसमें बात की गई थी। दूसरी जो योजना थी आदिवासियों के लिए एक योजना की बात बजट में कही गई थी, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, बजट में इसकी बात कही गई है।
63,000 गाँवों को इसमें शामिल करने की बात कही गई है। 63,000 गांव इस योजना के तहत शामिल होंगे। उन गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास की बात की गई। बुनियादी ढांचे में जो भी शामिल है, बिजली है, सड़क है, कनेक्टिविटी है, दूरसंचार है, वो सारी चीज़ें इस योजना के तहत शामिल करने की बात कही गई है। जो जनजातीय बहुल जो जिले हैं और जो आकांक्षी, जो जनजातीय बहुल गाँव है और जो आकांक्षी जिलों के गाँव हैं, उनको इस योजना के तहत शामिल करने की बात बजट में कही गई है। जनजातियों से संबंधित कुछ योजनाएं जो कि पिछले वर्षों शुरू की गई थी। 2023 में पीएम जनमन योजना शुरू की गई थी। जनजातीय गौरव दिवस के समय प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। प्रधानमंत्री जनमन योजना को शुरू किया गया था 2023 में। 2023 में इसे शुरू किया गया था। फिर प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय अभियान, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, ये पहले शुरू किया गया था। 2021-22 की योजना है। इस योजना में जो प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह है, कमजोर जनजातीय समूह 1973 ढैबर आयोग जो गठित हुआ था, उसने उन्हें आदिम जनजातीय समूह कहा था। उनका नाम बदल के 2006 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहा गया। तो उसी कमजोर जनजातीय समूह के लिए यह योजना है, सभी जनजातियों के लिए नहीं है। जो कि विशेष कमजोर जनजातीय समूह है, उनके जो उत्थान है उसके लिए योजना है, उनके बुनियादी विकास के लिए योजना है। उनके वन उपज के व्यापार के संदर्भ में भी इसमें बात की गई है। वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की भी बात कही गई है। तो ये कुछ जनजातियों से संबंधित योजनाएं थी। एक योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो कि 21-22 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो कि 21-22 में शुरू की गई थी। 21-22 में शुरू की गई थी, जिसे हम प्रधानमंत्री अभय भी कहते हैं, प्रधानमंत्री अजय भी कहा जाता है इसे। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें 3 योजनाएं जो पहले से चल रही थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो कि 2009-10 में शुरू की गई थी, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए शुरू किया गया था। फिर 89-90 में यह लड़कों के लिए भी छात्रावासों की बात कही गई थी। और तीसरी योजना है अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता। इन तीनों को मिलाकर जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके बुनियादी विकास के लिए, हॉस्टलों के निर्माण के लिए, बच्चों के जो ड्रॉप आउट है उसको रोकने के लिए हॉस्टलों के निर्माण के लिए, फिर जो संस्थागत रैंकिंग में जो शीर्ष रैंक वाले हैं शिक्षण संस्थानों में, उनमें छात्रावास के निर्माण से संबंधित ये योजना है। ठीक।